आप यूथ को क्या सजेस्ट करेंगे कि डाइट में इन चीजों को तो आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें? आपकी बॉडी की नीड्स क्या है, उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल बनाएं। नीट यूजी या नीट पीजी के एग्जाम्स होते हैं, उन यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में थोड़े से भी लैग करते हैं तो बाकी अपने दोनों सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उस सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स आपके कवर। मगर इंडिया में उसकी वैल्यू भी नहीं है। क्या ये बीमारियां ऐसी हैं कि अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं? अगर लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं 5 to 10% पेशेंट्स दे कैन टर्न इनटू गॉल ब्लैडर कैंसर। पथरी हो जाती से बोलते हैं पथरी भाई, बियर पी लो और डॉक्टर का बियर पियो। इसीलिए हम लोग कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी डाइट होना चाहिए। ऊपर वाले के बाद वो आपके ऊपर विश्वास करता है, अपने आप को हैंड ओवर करता है। आज की डेट में बहुत अच्छी मोडालिटीज आ गई हैं, सीटी स्कैन आ गया, एमआरआई आ गया, बहुत चीजें हैं जो आपको एक फेयर आइडिया दे देती है कि हाँ भैया इस पेशेंट के अंदर ये इंजरी है। एग्जैक्ट पिक्चर वो भी नहीं दे पाते। अक्सर ऐसा होता है कि पाइल्स को लोग छुपाते हैं बिल्कुल और शर्माते हैं, तो इसकी वजह क्या है? तो मैं ये कहना चाहूंगा कि इट इज योर बॉडी डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ये सारे सिम्टम्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा। एक जनरल जो सर्जन होता है वो कितना कमाता है मंथली? हेलो एंड वेलकम बैक वन सेकंड शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। टुडे आई एम गोना इंट्रोड्यूस यू वन ऑफ द रिनाउंड एंड फेमस सुपर स्पेशलिस्ट सर्जन फ्रॉम मैक्स हॉस्पिटल, नन इन द अदर, वन इन द ओनली डॉक्टर अतुल वाधवा, जिनसे आज हम करेंगे बहुत ही खास बातचीत, जहां आपके बहुत सारे अनसुलझे हुए सवालों के जवाब आज आपको इस पॉडकास्ट में मिलने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और देखें सुनते हैं डॉक्टर अतुल वाधवा के साथ। सो डॉक्टर अतुल वाधवा, वेलकम टू शिराज खान शो। थैंक यू वेरी मच। सवाल बहुत सारे हैं, मैं चाहता हूँ आसान अल्फाजों में लोगों तक हम उन सवालों के जवाब पहुंचा सकें और बहुत सारी प्रॉब्लम के सॉल्यूशन जो घर पे बैठ के भी किए जा सकते हैं उसको करने की कोशिश करेंगे। तो मैं सबसे पहले वैसे आपकी जर्नी के बारे में बात करूंगा कि आपकी जर्नी कैसी रही। मतलब 12th के बाद अक्सर जो स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें डॉक्टरी करनी होती है, साइंस साइड चूज करते हैं, तो आपकी थोड़ी जर्नी, स्टार्टिंग जर्नी के बारे में हमें बताएं पहले। जैसे आपने कहा बिल्कुल 11th 12th में साइंस था, साइंस में फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी थी, तैयारी हुई, एग्जाम दिया एंड बाय द ग्रेस ऑफ गॉड एग्जाम क्लियर भी हो गया और मेरे को एडमिशन मिला जयपुर में ऑल इंडिया एग्जाम के थ्रू। तो जयपुर में एसएमएस मेडिकल कॉलेज में हमने एडमिशन लिया था और आगे की जर्नी में फिर पीजी भी मेरी राजस्थान की है। मैंने मास्टर्स किया था अपना सर्जरी में और राजस्थान में ही जोधपुर शहर से किया, डॉक्टर एसएम मेडिकल कॉलेज से। तो डॉक्टर अतुल वाधवा को क्या बचपन से ही सर्जन बनना था? क्योंकि छोटे बच्चे जब होते हैं और स्कूल टाइम में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, उनके शौक अलग अलग होते हैं। कोई स्पोर्ट्स में जाना चाहता है, कोई इंजीनियर, कोई सीए। तो आपको नहीं, बचपन तो नहीं मैं कहूँगा, बट हाँ 7th 8th 9th के आसपास आके ये था कि हाँ डॉक्टर बनना है। ओके, ये था कि डॉक्टर बनना है, आगे की स्ट्रीम सर्जन बनना है। उसकी जो इंटरेस्ट हुआ था वो तो एमबीबीएस के दौरान ही हुआ था। बट आपको किसने इंस्पायर किया कि मुझे डॉक्टर बनना है? क्योंकि डॉक्टर इज नॉट अ इजी टास्क, एक बहुत डिफिकल्ट जॉब है, एक टास्क है जिसको अचीव करना। बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये बात आपसे बिल्कुल सहमत हूँ इस बारे में कि अगर आपको मेडिसिन करनी है तो आपको वो पैशन और डेडिकेशन होना बहुत जरूरी है उसके लिए। तो एज सच कि कहीं से मुझे इंस्पिरेशन मिला हो, ऐसा हुआ हो, बट इन जनरल मैं जब भी किसी डॉक्टर को देखता था, अस्पताल भी जाके कभी किसी को गया था, तो एक फैसिनेशन होता था डॉक्टर को देख के। उसको देख के लगता था कि हाँ कुछ कर रहे हैं, ये कुछ अच्छा कर रहे हैं ह्यूमैनिटी के लिए, कुछ अच्छा कर रहे हैं सोसाइटी के लिए। तब उससे देख के इंस्पिरेशन आती थी और एक वो जज्बा मन में आ गया था कि हाँ आगे चल के मेडिसिन ही एज अ प्रोफेशन करना। ओके, और कभी आपने ये नहीं सोचा किसी स्पोर्ट्स में जाऊं? क्योंकि लड़कों को ऐसा होता है ना, यार मैं बॉक्सिंग कर लूं, क्रिकेट खेल लूं, फुटबॉल खेल लूं। नहीं बिल्कुल शिराज, बट आई वाज नेवर गुड इन स्पोर्ट्स। आई वाज नॉट अ वेरी गुड स्पोर्ट्स पर्सन। हाँ ठीक है, शौक किया, खेल लिया, बट कभी वो जज्बा नहीं था कि भैया आई विल बी अ वेरी गुड स्पोर्ट्समैन। तो मतलब आप क्लास में एक ऐसे स्टूडेंट थे, जैसे दो तरीके के स्टूडेंट्स होते हैं ना, अगर मैं गलत नहीं हूं तो। एक होते हैं बैक बेंचर जो पीछे बैठ के और स्पोर्ट्स में ज्यादा अच्छे होते हैं, मैं इस बात पे सहमत नहीं रहूंगा। अच्छा, बैक बेंचर फ्रंट बेंचर मेरे लिए, मैं उस बात में विश्वास नहीं करता हूँ। बाकी हाँ जो है, जो क्लास में आप पीछे भी बैठते हो बट
पीछे बैठ के भी मैंने देखा है, जो लड़के पीछे बैठते थे वो बहुत पढ़ते थे पीछे बैठ के। क्लास में क्या चल रहा है उससे उनको मतलब नहीं होता था, पीछे बैठ के पढ़ाई करते थे। और वो ऐसे भी हैं लड़के जो पीछे बैक बेंचर होते थे, वो आजकल आईआईटी में उन्होंने एडमिशन लिया और आगे बहुत बढ़ गए हैं। करेक्ट। अच्छा ये बताइए डॉक्टर के जनरल सर्जरी में मतलब एज अ करियर उसको लेना, उसके प्रोज एंड कॉन्स, मतलब क्या है और क्या उसको लेना सही है या नहीं है? नहीं, बिल्कुल सही है। आज की डेट में अगर आप में डेडिकेशन है और आप चाहते हैं कि मतलब एक पैशन होता है, सर्जरी इज अ पैशन। Exactly. मैं ये मानता हूँ, क्योंकि आप ऐसा नहीं है कि आप एक दिन उठे और बोले कि नहीं यार मुझे सर्जरी करनी है, वो नहीं होता है। वो पैशन आपके अंदर डेवलप होता है, धीरे 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 बढ़ता है। तो अगर आप में वो पैशन है, आपको लगता है कि आप सर्जरी हैंडल कर सकते हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छा कोर्स है ये। हाँ, ये मैं कहना जरूर चाहूंगा कि ये लंबी जर्नी है। ओके। क्योंकि आज का एरा है, जो आज की डेट है, उसके अंदर सुपर स्पेशलाइजेशन का जमाना है। करेक्ट। तो जनरल सर्जरी करके काफी लोग आगे सुपर स्पेशलाइजेशन करते हैं। कुछ यूरोलॉजिस्ट बनते हैं, कुछ न्यूरो सर्जन बनते हैं, कुछ प्लास्टिक सर्जन बनते हैं, कुछ हार्ट सर्जन बनते हैं। तो वो जर्नी बहुत लंबी है। बट अगर आप जनरल सर्जन बन के रुकना चाहते हैं तो वो भी बहुत अच्छा प्रोफेशन है। ओके। अच्छा, आपकी ये पूरे थ्रू आउट करियर में जब आप सर्जरी के बारे में आपने सोचा और आपने एज अ करियर उसको लेना शुरू किया, और उसी करियर को आगे बढ़ाते वक्त जब आपने सबसे पहला सिंगल हैंडेड उस सर्जरी को जब आपने किया होगा, वो एक्सपीरियंस कैसा था और वो तो उस टाइम की फील क्या थी? क्योंकि आप अभी तक तो पूरी टीम के साथ तो आप करते ही हैं, मगर जब आपको पूरा अचीवमेंट अकेला करना था, वो फीलिंग बहुत अलग है। अब वो मैं जानना चाहता हूँ। वो फीलिंग बहुत अलग होती है। उस दिन आपको ऐसा लगता है कि आपने कुछ अचीव कर दिया, आज आपने किया। जिसे हम लोग कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक कहावत है जिसे कहते हैं यस यू हैव अराइव्ड। यस। वो वाली फीलिंग आती है कि हाँ, चाहे सर्जरी छोटी सी थी, कोई बड़ी सर्जरी नहीं थी। जो फर्स्ट सर्जरी थी वो हाइड्रोसील की। ओके, मतलब थोड़ा सा आसान अल्फाजों में। तो हाइड्रोसील में ये होता है कि जो मेल्स होते हैं उनकी जो बॉल्स होती हैं उसके अंदर पानी भर जाता है। ओके। उसकी सर्जरी होती है। ओके। तो वो सर्जरी थी। और कायदे से जब हम लोग अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट करते हैं तो कुछ एक सर्जरीज होती है जो फर्स्ट ईयर में आपको करने को मिलती है। ओके। तो ये उनमें से पहली सर्जरी थी जो मैंने की थी। तो उसके बाद जो एक फीलिंग आती है फुलफिलमेंट की, वो बहुत बढ़िया। और उसके बाद जब फॉलो अप में पेशेंट आपके पास आता है भला चंगा, तो उसे देख के तो फिर आप सातवें आसमान पे होते हैं। अच्छा, मतलब उसमें उस टाइम पे ऐसा नहीं होता कि बहुत नर्वस हो और यार कहीं कुछ गलत हो गया, तो वहां आपको कोई गाइड करने के लिए आपके साथ कोई खड़ा होता है? बिल्कुल 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 नर्वसनेस होती है। पहली बार जब आप चाकू चलाते हो तो हाथ तो आपके थोड़े से कांपते ही हैं। बट हाँ, ऑब्वियसली आपके मेंटर्स होते हैं, आपके टीचर्स होते हैं, आपके सीनियर्स होते हैं, वो साथ में खड़े हुए होते हैं। ओके। ऐसी बात नहीं है, आपको अकेले नहीं छोड़ दिया जाता। अच्छा, मतलब वहां पे सब आपको गाइड कर रहे गाइड होते हैं, करने के लिए होते हैं, मगर उसमें कोई हाथ नहीं लगा? कोई हाथ नहीं लगाता। सब कुछ आपके साथ आपका एक असिस्टेंट होता है, सिस्टर होती है साथ में। ओके। तो मतलब वो एक्सपीरियंस तो वाकई में बहुत अलग फील देता हो। बहुत अलग। अच्छा, अपने जो रेजिडेंसी की जो बहुत आपने एक्सपीरियंस हमारे साथ शेयर कर रहे हैं, मगर बहुत सारे लोग ऐसे बोलते हैं कि बहुत टॉक्सिक होता है। तो अकॉर्डिंग टू यू, क्या वाकई में ये जो ड्यूरेशन होता है, जो टाइम पीरियड होता है, वाकई में बहुत टॉक्सिक होता है, या आपका क्या सोच है इसको लेकर? टॉक्सिक इज नॉट द राइट वर्ड शिराज। ओके। टॉक्सिक नहीं मानूंगा मैं, बट हाँ, एट टाइम्स इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट। बहुत मुश्किल हो जाता है, बहुत मुश्किल हो जाता है मैनेज करना। बिकॉज कई बार आपको लगातार 72 घंटे ड्यूटी करनी पड़ती है। करेक्ट। ठीक है, तो उस टाइम पे आप थकावट हो गई, मूड खराब होना, वो सब होना, तो वो सब चीजें जो मिलके एक आपका जो माइंडसेट होता है ना, वो थोड़ा नेगेटिव हो जाता है। करेक्ट। बट मैं ये नहीं कहूंगा, टॉक्सिक नहीं कहूंगा, टॉक्सिक विल नॉट बी द राइट वर्ड। बट हाँ, ये जो ड्यूटीज होती हैं और ये जो ग्रिलिंग होती है आपकी, दिस मेक्स अ सर्जन आउट ऑफ यू। मगर उसका एक प्रेशर, बस वो प्रेशर जरूर होता है। वो प्रेशर जरूर होता है, बट वो प्रेशर जो है ना, जो आपको इमरजेंसीज में क्या करना है, कैसे करना है, उसके लिए तैयार करना। ओके, ठीक है, बहुत अच्छी बात बताई आपने हमें, क्योंकि बहुत सारे लोग जो नए नए डॉक्टर बन रहे हैं, सर्जन स्पेशली बनना चाहते हैं, तो उनके लिए बहुत इंफॉर्मेशन काम आएगी कि ये वर्क प्रेशर तो आपको मिलेगा। वर्क प्रेशर बिल्कुल मिलेगा, और वर्क प्रेशर से घबराइए नहीं, चलते रहिए, करते रहिए। चाहे आप अपनी पेस पे करिए, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपको भाग दौड़ के सारे काम करने हैं। एट योर पेस डू योर वर्क,
और ये आगे चल के हमेशा रिवॉर्ड करेगा, हमेशा काम आएगा। अच्छा, अपनी सर्जरी में और ड्यूरिंग जो आपकी अपने पूरा काम करते वक्त में आप अपने आप को इमोशनली किस तरीके से तैयार रखते हैं, खास तौर से उस वक्त जहाँ पे आप किसी क्रिटिकल पेशेंट को डील कर रहे होते हो, और आपको खुद कितना मजबूत होना जरूरी है? फ्रैंकली स्पीकिंग, जब आप सर्जरी कर रहे हो तो तब आपके उसमें इमोशंस का काम नहीं होता। ओके। इमोशंस आपको साइड पे रख के काम करना पड़ता है। आप सर्जरी कर रहे हैं, सपोज मैं आपको बताता हूँ, आपके पास कोई पेशेंट आया एक्सीडेंट केस का लेके, उसमें देखा उसके पेट में चोट लगी हुई है, उसके आंतों में चोट लगी है, लिवर में चोट लगी है, या तिल्ली में, स्प्लीन में चोट लगी है। उसके लिए आप इमोशनल नहीं हो सकते हो। आपको एक लॉजिकल तरीके से, एक रीजनेबल तरीके से उस इंजरी को कैसे सेटल करना है, क्या करना है, मरीज को कैसे बेस्ट पॉसिबल रिजल्ट देखना है, वो सोचना होगा। तो इमोशंस का काम नहीं होता है। इट इज बेसिकली योर स्टडीज, योर हार्ड वर्क, जो आपने किया है, जो सीखा है, वो काम। तो इसका मतलब ये है कि डॉक्टर्स कहीं ना कहीं इमोशन लेस हो जाते हैं? नहीं, इमोशन लेस नहीं होते हैं, पर जब अपना काम करते हैं तो उस समय आप अपने दिमाग से काम करते हैं, दिल से। ओके। और कभी कभी ऐसा होता है ना, कुछ पेशेंट्स को देख के आपको भी दिल में, आफ्टर ऑल आप भी ह्यूमन बीइंग हैं। ऑब्वियसली आप होते हैं। जैसे कोई पेशेंट आता है तो वो उस स्टेज पे पहुंचता है तो उसके पीछे उसकी एक कहानी होती है। करेक्ट। ठीक है, कोई घटना घटी है या कोई कहानी होती है जो आती है, विच जो आपके दिल को छू जाती है। बिल्कुल होता है। बट ये मैं कहना चाहूंगा कि जब आप उस पेशेंट को ट्रीट कर रहे हो तब आप थोड़े से, आपको इमोशनल लेस होकर ट्रीट करना पड़ता है। ओके। बिकॉज यू आर ट्रीटिंग अ पेशेंट और आपको एक अच्छा एंड रिजल्ट देना है। एब्सोल्युटली। क्योंकि वो आपके ऊपर, ऊपर वाले के बाद वो आपके ऊपर विश्वास करता है और आपको अपने अपने आप को हैंड ओवर करता है, सौंप देता है। एब्सोल्युटली, वही मैं कहना चाह रहा हूँ कि वो, इसको हम लोग कहते हैं, हम लोग जब पढ़ाई कर रहे होते हैं तो हमको हमारे टीचर्स ने सिखाया, हम भी आगे अपने स्टूडेंट्स को यही बताते हैं कि इट इज अ प्रिविलेज टू बी अ सर्जन एंड यू शुड थैंक गॉड कि जो आपके पास पेशेंट आया है कि वो आपको अपने मतलब पूरा का पूरा सौंप रहा है आपको। करेक्ट। और आपको इतनी इजाजत दे रहा है कि आप उसके शरीर को खोल सके, अंदर देख सकें और क्या जो भी है बीमारी, उसका इलाज कर सकें। बिल्कुल ठीक। So he is giving you the privilege of drawing a knife on him. तो ये बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। और फिर आप उसके साथ किसी भी तरीके का मतलब रिस्क नहीं ले सकते। आप अपनी तरफ से मोर देन 100% देते हैं हर पेशेंट के साथ। हर पेशेंट के साथ मोर देन 100% आपने कहा, बिल्कुल ये। और इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि उस समय इमोशंस काम नहीं आते। उस समय आपकी प्रैक्टिकलिटी, आपकी ट्रेनिंग और आपका जो काम माइंड है वो काम आता है। अगर आप अपनी माइंड की कामनेस खो देंगे तो फिर आप भी वहां पे लड़खड़ा जाएंगे। अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मेरे दिमाग में आया इस बात को सुनने के बाद कि कभी ऐसा हुआ कि आप ऑपरेशन रूम में हैं और आपको कहीं पर ही बहुत ही क्लोज कॉल लेनी पड़ी क्योंकि आपने दिमाग में कुछ और सोच के सर्जरी स्टार्ट की हो, और जब आपने ओपन किया वहां कुछ और निकले और आपको लास्ट मोमेंट में अपने डिसीजन को भी बीइंग अ डॉक्टर चेंज करने पड़ते हो? बिल्कुल करना। और वो क्या एक्सपीरियंस है, बताएं जरा। बिल्कुल करना पड़ता है। और ज्यादातर ऐसी कंडीशन होती है जो इमरजेंसी सर्जरीज होती हैं उनमें। ओके। जो इलेक्टिव सर्जरीज होती हैं, जैसे आपको पता है कि आपने हर्निया का ऑपरेशन करना है, आपने गॉल ब्लैडर का ऑपरेशन करना है, ये सब इलेक्टिव सर्जरीज में एक सेट माइंड के साथ जाते हैं और आपको पता है आपने ये करना है। पर इमरजेंसी सर्जरीज में आपको नहीं पता होता आपको क्या इंजरी मिलेगी। आज की डेट में बहुत अच्छी मोडालिटीज आ गई हैं, सीटी स्कैन आ गया, एमआरआई आ गया, बहुत चीजें हैं जो आपको एक फेयर आइडिया दे देती है कि हाँ भैया इस पेशेंट के अंदर ये इंजरी है, लिवर की इंजरी है या स्प्लीन की इंजरी है या इंटेस्टाइन की इंजरी है, वो आपको बता देती है। बट वो एग्जैक्ट पिक्चर वो भी नहीं दे पाते। नहीं दे पाते। कई बार ये होता है कि आप अंदर आपने पेशेंट को ओटी में लिया, आपने सर्जरी शुरू की, आपके सीटी स्कैन में लिखा हुआ है कि अंदर ब्लीडिंग हुई है पर मिनिमल ब्लड है, पर हम लोग जब खोलते हैं तो उसमें 2.5 लीटर 3 लीटर ब्लड खत्म, मतलब निकल चुका होता है पेशेंट। तो उस टाइम पे आपको बहुत क्लोज कॉल लेनी पड़ती है कि हाँ ये पार्ट है, इतना पार्ट लिवर का जो है ये इंजर्ड है, हमें निकालना पड़ेगा। इतनी इंटेस्टाइन में इंजरी हो गई है, ये हमें पार्ट इंटेस्टाइन का निकालना पड़ेगा। करेक्ट। दीज आर ऑन द स्पॉट डिसीजंस। राइट। और ये ज्यादातर इमरजेंसी सर्जरीज में होता है।
आप मतलब आपके साथ कोई ऐसा केस जो आपको वाकई में दिमाग में हमेशा मतलब याद रहता हो, ऐसी कोई लास्ट मतलब क्लोज कॉल आपने ली हो और जिसको को आप लोगों को पता है कि एक रिस्क भी है और लेना जरूरी भी है, कुछ आपको अगर याद हो तो हमारे साथ शेयर करें। मैं बताना चाहता हूँ इस बारे में कि कुछ मेरे ख्याल से 4-5 साल पुरानी बात ही होगी, जी जी। नहीं 7-8 साल पुरानी बात होगी, ओके। जिसमें एक गन शॉट इंजरी करके पेशेंट आया था। ओ। उसको गोली लगी थी, मतलब आपसी रंजिश में हुआ, गोली मारी उन्होंने चली। कहाँ? तो उसके जो गोली थी उसका जो एंट्री था वो पेट से था और Okay. एग्जिट पीठ पे था। ओके, गोली बाहर थी, बाहर बाहर। निकल गई थी, वो आर पार हो गई थी गोली, बट जो वाइटल ऑर्गन्स है उसको मिस कर दिया था उसने। ओ। तो हम लोगों को ये था कि ठीक है अंदर ब्लीड हुआ है पर हम लोग जाएंगे, करेंगे, देखेंगे। बट जब हम लोगों ने ऑपरेशन शुरू किया तो हमने देखा कि उसका लार्ज पार्ट, अ बिग पार्ट ऑफ हिज इंटेस्टाइन वाज टोटली टॉर्न बिकॉज ऑफ इट। होता क्या है कि बुलेट जब घुसती है तो इतना सा छेद करती है, जब निकलती है इतना सा छेद करती है, बट उसकी जो एक्सटेंट ऑफ इंजरी है वो बहुत फैली हुई होती है। अच्छा। ठीक है, करेक्ट। तो उसका लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन वाज रिमूव। उस चक्कर में हमें एक बहुत बड़ा इंटेस्टाइन का पार्ट निकालना पड़ा था। एक हमको लेट्रिन का रास्ता उसके पेट पे बनाना पड़ा था शुरू, करेक्ट। जो इवेंचुअली 6 महीने बाद हमने बंद कर दिया था। बट हाँ, वो डिसीजन हमने लिया था ऑन द स्पॉट टेबल पे। Right. और उसका लार्ज पार्ट ऑफ इंटेस्टाइन निकला था एंड द पेशेंट वाज लकी, रहा हमारे पास वो महीना 1.5 महीना, बट रिकवर होके चला। रिकवर हो गया। मतलब यही एक आपकी बातों में मुझे एक और बात बहुत अच्छे से मतलब आई कि मैं आपसे पूछ लूं और चूक ना जाए ये सवाल मेरे से। कभी ऐसा होता है, क्योंकि अक्सर ऐसा देखा गया है पेशेंट को ओटी में ले जाने से पहले बहुत सारी चीजें पेशेंट को भी बता दी जाती हैं और उसके घर वालों को भी बता दी जाती हैं कि भाई हम इस चीज का इलाज कर रहे हैं, ये चीज हम निकालेंगे और हम ऐसा करेंगे। मगर वही क्लोज कॉल की मैं बात कर रहा हूँ, अंदर जाने के बाद अब आपको क्लोज कॉल लेनी है मगर आपने ना पेशेंट को इन्फॉर्म कर सकते हैं इन दैट सिचुएशन और ना ही आप बाहर जाके अभी घर वालों को। इतना टाइम तो भगवान भी देता है कि आप बाहर जाके पेशेंट मतलब बताते हैं। बिल्कुल बताते हैं। ओके। ऑपरेशन से पहले भी आप, जैसे इसी की बात लेता हूँ मैं, गन शॉट इंजरी की बात ले लेता हूँ, कि उसमें क्या होता है कि आप बताते हो पेशेंट को कि ये सीटी स्कैन की फाइंडिंग है, हमको ये मिला है और हम ये एक्सपेक्ट कर रहे हैं। पर चूंकि ये गन शॉट का मामला है तो जो पिक्चर है वो काफी एक्सटेंसिव भी हो सकती है, जरूरी नहीं है कि हमें यही मिले। करेक्ट। हम ये पेशेंट के रिलेटिव्स को पहले से बता के रखते हैं। ओके। ठीक है, और जो आपकी सिचुएशन की गंभीरता वो भी समझाई जाती है। राइट। ठीक है, हम कभी भी ये नहीं कहते कि आपका पेशेंट बिल्कुल ठीक हो जाएगा, क्योंकि ये इंजरीज जो हैं ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड इंजरीज होती है। एब्सोल्युटली। तो हमको बताना पड़ता है कि कोई भी इवेंचुअलिटी हो आपको तैयार रहना है उसमें। ओके डॉक्टर साहब, मेरा बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल है, क्योंकि कुछ ऐसी भी बीमारियां होती हैं जिसको डॉक्टर से तो शेयर करना मजबूरी समझ लें, मगर डॉक्टर के पास जाने से पहले इंसान कंसल्ट करता है दोस्तों में, रिश्तेदारों में, बताने की कोशिश करता है मुझे ये प्रॉब्लम है, मतलब उसको बताने में भी शर्म आती है। मैं बात कर रहा हूँ पाइल्स की। अक्सर ऐसा होता है कि पाइल्स को लोग छुपाते हैं बिल्कुल और शर्माते हैं, तो इसकी वजह क्या है? क्यों शर्माना जब ये एक प्रॉब्लम है? बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ। ये आपके एक शरीर का अंग है, उस शरीर के अंग में एक तकलीफ है, उसको छुपाने से कोई फायदा नहीं होगा। जी हाँ। हाँ, एक हमारी सोसाइटी में नॉर्म्स ऐसे बन गए हैं, कुछ ऐसा हो गया है कि वो थोड़ा सा हिचकिचाहट होती है आपस में बात करने में, अपने दोस्तों से या अपनी फैमिली से, ये होता है। बट मैं तो यही कहना चाहूँगा, अगर आपको तकलीफ होती है तो जिससे भी आप थोड़े बहुत क्लोज हैं उनसे बात करिए और डॉक्टर के पास आइए। ओके। अच्छा, पाइल्स जो है वो कोई स्पेसिफिक कोई ऐसा फूड होता है जिसकी वजह से होता है, जिससे हम बचा जा सके, या फिर आपको लगता है कि नहीं अगर आपको सिम्टम्स लग रहा है तो आप पहले ही ये फूड अवॉइड करो? एक पर्टिकुलर फूड नहीं है। मैं ये नहीं कहूँगा, मैं ये कहूँगा कि अगर आपका जो मेन है कब्जियत से बचिए। ओके। ठीक है, हर इंडिविजुअल अलग होता है। करेक्ट। ठीक है, हर एक इंडिविजुअल का सिस्टम अलग होता है, हर एक इंडिविजुअल को क्या सूट करता है क्या नहीं करता वो अलग अलग होता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इट इज़ योर बॉडी, इट इज़ योर डाइजेस्टिव सिस्टम जो कि ये सारे सिम्टम्स वगैरह प्रोड्यूस करेगा। ठीक है, तो आपके शरीर को क्या सूट करता है, आप तो क्या आपकी डाइजेशन के लिए क्या अच्छा है, आप वो दीजिए। फॉर एग्जाम्पल, सपोज आज
आपने नॉनवेज खा लिया, नॉनवेज के बाद आपको लग रहा है कि आपको कब्जियत हो रही है, तो आप प्लीज़ अवॉइड करिए उसको। ओके। ठीक है। अगर मैं जनरली कहना चाहूँ तो हाँ, हाई फाइबर डाइट लीजिए, पानी खूब पीजिए, सीजनल फ्रूट, सीजनल वेजिटेबल्स, सैलेड्स वगैरह ये सब चीज़ें ज़्यादा लीजिए। ओके। जो जिसमें फाइबर ज़्यादा हो और फ्लूइड ज़्यादा हो वो हम्म। चीज़ें लेंगे तो बेटर रहेगा। ओके। किसी एक पर्टिकुलर फूड से अवॉइड करने से ऐसा नहीं है कि पाइल्स नहीं होगा, नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। और उसकी वजह से होगा ये भी कोई जरूरी उसकी वजह से होगा ये भी ज़रूरी नहीं। ओके। बिल्कुल सही। तो क्या इसमें पाइल्स में भी ऐसा है कि सर्जिकल और इसका आखिरी ट्रीटमेंट वही है, या इसको भी कोई घरेलू नुस्खे से हम ठीक किया जा सकता है? सो पाइल्स के लिए बोथ सर्जिकल एंड नॉन सर्जिकल दोनों ट्रीटमेंट है? ट्रीटमेंट्स अवेलेबल हैं। हाँ, ऐसी तो- बात नहीं है। अच्छा, तो सर्जिकल तो पता है कि लास्ट ऑप्शन है, सर्जरी करानी है। लास्ट ऑप्शन नहीं कहना चाहिए उसको, बट एक ऑप्शन है वो। एक ऑप्शन है। एक ऑप्शन सर्जरी भी है और एक नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी है। तो नॉन सर्जिकल क्या क्या है? तो अब नॉन सर्जिकल ऑप्शंस डिपेंड करता है कि आपकी ग्रेड क्या है उसकी। ओके। पाइल्स हम लोग ग्रेड करते हैं ग्रेड 1 से ग्रेड 4। ओके, 4 तरीके चार मतलब 4 ग्रेडिंग होती है 4 डिजीज की, कि ग्रेड 1 होती है अर्ली डिजीज, ग्रेड 4 होती है लेट डिजीज। हाँ, तो जरा उसको बताएं कि ग्रेड ए में पाइल्स कहाँ तक पहुंचता है? तो ग्रेड 1 में ये होता है कि ग्रेड 1 में पाइल्स अंदर ही रहते हैं। ओके। ठीक है, अंदर रहते हैं और अमूमन पेशेंट को पता तब चलता है कि वो ब्लीड करते हैं या वो उसमें इचिंग शुरू हो जाती है या उसमें वहां पे बर्निंग शुरू होती है। तो ये सिम्टम्स होते हैं जो पेशेंट्स को ग्रेड 1 में यूजुअली फील होते हैं। ग्रेड 2 में क्या होता है, ग्रेड 2 में जो पाइल्स होते हैं वो बाहर आ जाते हैं हल्के से, मतलब अर्ली ग्रेड 2 में नहीं आएंगे, लेट ग्रेड 2 में पाइल्स हल्के से बाहर आ जाते हैं जब आप जोर लगाएंगे। सपोज आप लेटरिन करने जा रहे हैं तो उस टाइम पे वो पाइल्स हल्का सा बाहर आ जाएगा और जैसे ही आप जोर लगाना बंद करेंगे वो अपने आप अंदर चला जाएगा। दैट इज ग्रेड 2। ग्रेड 3 में क्या होता है कि आपने जोर लगाया तो पाइल्स का मास जो है, जो जिसे हम लोग मस्सा कहते हैं, वो बाहर की तरफ आ जाता है, अपने आप अंदर नहीं जाता है। आप अपने हाथ से पुश करते हैं, फिंगर से पुश करते हैं, वो चला जाता है। ग्रेड 4 में वो बाहर ही रहते हैं। ओके, वो परमानेंटली बाहर रहते हैं, वो अंदर नहीं जाते। ओके। उसकी सर्जरी कराना? तब आप ग्रेड 3 या ग्रेड 4 में होते हो तो प्लीज सर्जरी करवाएं। ओके। दैट इज द टाइम व्हेन यू शुड एक्चुअली गेट ऑपरेटेड। ओके। अब ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में बहुत सारे नॉन सर्जिकल ऑप्शंस भी हैं। दवाइयाँ हैं, आजकल बहुत अच्छी दवाइयाँ अवेलेबल हैं जो आप ले सकते हैं, जिससे क्या होता है कि जो अगर मैं आम भाषा में बोलूँ तो जो पाइल्स का जो मस्से होते हैं उसको श्रिंक करने में आसानी होती है। वो हैं, दवाइयाँ हैं, ऑइंटमेंट्स हैं, वो करिए। हैविंग सेड दैट, मैं ये कहना चाहूँगा द बेसिक मुद्दा ये है कि आपको कब्जियत नहीं होनी चाहिए। आपको जोर नहीं लगाना है। जोर लगाएंगे तो ये डिजीज प्रोग्रेस करती जाएगी आगे। ओके। अच्छा, तो इस कंडीशन में नॉन सर्जिकल पोजीशन में दवाइयाँ हैं। ठीक है, एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग बैंडिंग कहते हैं, वो है। एक कंडीशन होती है जिसे हम इंजेक्शंस कहते हैं, इंजेक्शंस लगाते हैं। वो सब चीज़ें अवेलेबल हैं। तो अगर आपको ये सिम्टम्स हैं जैसे बर्निंग हो गई, ब्लीडिंग हो गई, इचिंग हो गई, ये सब चीज़ें अगर हो रही हैं और अगर आप किसी फैमिली मेंबर से नहीं भी कहना चाहते, प्लीज कम टू अ डॉक्टर। क्योंकि सबसे बड़ी प्रॉब्लम ही यही है कि प्लीज कम टू अ डॉक्टर। और कई बार मैंने देखा शिराज, मैं कहना चाहूंगा कि कुछ एक चीजें होती हैं जो आप एक अजनबी के साथ बहुत अच्छे से शेयर कर सकते हैं। इसलिए मैं कह रहा हूँ अगर कोई ऐसी तकलीफ होती है तो प्लीज कम टू अ डॉक्टर। उनको एग्जामिन करने दो, उनको देखने दो आप कौन सी स्टेज पे हो, और उसके अकॉर्डिंगली वो आपको ट्रीटमेंट बताएंगे। पर सर ये भी तो है ना कि अब अपने वकील से, डॉक्टर से, और वो कहते हैं ना, इन सब से कभी कोई चीज़ छुपानी नहीं थी। बिल्कुल, वो आपके अपने बेनिफिट के लिए है, ताकि आपको पता चल रहा है कि अगर आप बता दें कि मुझे ये तकलीफ हो रही है, तो एक डॉक्टर भी जो सामने बैठा हुआ है उसके दिमाग में भी एक पिक्चर बन जाती है कि हाँ, इस पेशेंट को ये तकलीफ है, हो सकता है ये प्रॉब्लम हो, तो उसका ट्रीटमेंट उस हिसाब से बेहतर हो सकता है। एब्सोल्युटली। जब आपने नॉन सर्जिकल की बात करी तो डॉक्टर कुछ ऐसा भी होता है कि कुछ होम रेमेडीज हैं जो मतलब करके बचा जा सकता है? होम रेमेडीज बेसिकली विल ऑलवेज बी कि आपको कब्जियत नहीं रहनी चाहिए, बस नहीं लगाना। दैट इज द बॉटम लाइन। अच्छा, ये बॉटम लाइन है इसकी। अगर आप होम रेमेडीज में कुछ भी करें जिससे कि आपका पेट साफ हो जाए, आपको जोर नहीं लगाना पड़ रहा, आपको दिक्कत नहीं होनी पड़ी, तो आपको ये पाइल्स दिक्कत नहीं करेंगे। अच्छा, कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जिनको अवॉइड नहीं किया जा सकता। फॉर एग्जांपल बड़ी बड़ी मेजर बीमारियां, कैंसर हो, ट्यूमर हो,
ऐसा सब चीज़ों की। अब जब हम बात कर रहे हैं आपसे, बिकॉज यू आर ए जनरल सर्जन, ठीक है, यू स्पेशलिस्ट हैं आप इसमें, तो उसमें हर्निया पे हम बात कर रहे हैं, आपसे पाइल्स को लेके बात कर रहे हैं, गॉल ब्लैडर स्टोन्स को लेके बात कर रहे हैं। क्या ये बीमारियां ऐसी हैं या इतनी मेजर हैं कि अगर हम इसको अवॉइड करेंगे तो ये जानलेवा भी हो सकती हैं, या फिर किसी बड़े हर्निया तो मैंने आपको बताया है जी कि हाँ। जानलेवा हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। गॉल ब्लैडर स्टोन को अगर मैं एग्जांपल करूं, अगर लॉन्ग स्टैंडिंग गॉल ब्लैडर स्टोन्स होते हैं, दे कैन इन 5 to 10% पेशेंट्स दे कैन टर्न इनटू गॉल ब्लैडर कैंसर। अच्छा, जी, सो लॉन्ग स्टैंडिंग आपने ध्यान नहीं दे रहे हैं, लॉन्ग स्टैंडिंग डिजीज पड़ी हुई है, तो 5 to 10% पेशेंट्स में वो कैंसर का रूप भी धारण कर सकते हैं। ओह, कैंसर ऑफ द गॉल ब्लैडर बनता है और वो कैंसर फिर लिवर में स्प्रेड करता है। ऐसा। अच्छा, अब आपने जब इतनी बात की तो क्या ये भी पॉसिबिलिटी है कि ये सब जो बीमारियां जिनके ऊपर हम इस वक्त डिस्कस कर रहे हैं ये जेनेटिक भी होती हैं? बिल्कुल। तो मैं ये कहना चाहूंगा, जैसे गॉल ब्लैडर है, इट हैज जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन, मतलब ये फैमिलीज में रन करता है। हो सकता है आपके पेरेंट्स को हो सकता है आपके ग्रैंड पेरेंट्स को हो, तो एक पॉसिबिलिटी ये भी होती है। ओके, दूसरी पॉसिबिलिटी गॉल ब्लैडर स्टोन्स की होती है कि आपके इन्वायरमेंटल क्या है। अब एक एग्जांपल देता हूँ, जो गॉल ब्लैडर का ये है, दिस इज मोर कॉमन इन नॉर्दर्न इंडिया। ऐसा अगर आप क्यों? साउथ इंडिया की तरफ जाते चले जाओगे, साउथ इंडिया में किडनी स्टोन्स आर मोर कॉमन, गॉल ब्लैडर स्टोन्स इतने कॉमन नहीं। बट दिस इज ऑल इन्वायरमेंटल। दिस इज इन्वायरमेंटल मतलब आप क्या खाते पीते हैं, आपका लाइफस्टाइल कैसा है, आपकी दिनचर्या कैसी रहती है, उस पर बहुत फर्क पड़ता है। करेक्ट। तो और अगर मैं ये भी तो कहना साउथ चाहूं, वालों का और हमारा लाइफस्टाइल बहुत अलग अलग रहता है, काफी Okay. अलग। जैसे हमारे जो वेदर कंडीशंस है बहुत फर्क है हमसे। ओके, तो वेदर का भी रोल है इसमें? वेदर का रोल नहीं है, वेदर से आपकी लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है। ओके, जिस एनवायरनमेंट में आप रह रहे हो उससे आपकी लाइफस्टाइल पे फर्क पड़ता है, एब्सोल्युटली। उससे फर्क पड़ता है। तो आपने स्पेसिफिकली बोला कि जो नॉर्थ वाले हैं, नॉर्थ इंडिया वालों को ये प्रॉब्लम गॉल ब्लैडर ज्यादा होती है, देखा ज्यादा जाता होती है। है। और अगर मैं ये कहना चाहूँ, अगर आप और डीप में जाना चाहें, तो गॉल स्टोन एसोसिएटेड कैंसर इज मोर कॉमन इन वेस्टर्न यूपी एंड बिहार। अच्छा, तो इसकी कॉमन वजह और उससे बचने का मतलब इनिशियल स्टेज पे बचने का कोई तरीका कि भाई आप इन चीजों को अवॉइड करें तो इससे आप बेहतर बच पाएंगे? अनफॉर्चुनेटली गॉल ब्लैडर स्टोन का ऐसा कुछ नहीं है कि आप इससे कुछ ऐसा करेंगे तो बच जाएंगे। ओके, अगर ये बीमारी आपके आनी होगी तो आएगी। देखो सिर्फ तो इसकी भी कोई मतलब आपने बताया कोई सिम्टम्स होते हैं? सिम्टम्स जो गॉल ब्लैडर स्टोन के होंगे, नॉर्मली जैसे हम लोग कहते हैं कि डिस्पेप्सिया मतलब पेशेंट ये कहता है कि मुझे गैस बन रही है बहुत ज़्यादा, मुझे ब्लोटिंग होती है, मेरे को फुलनेस फील होती है, कुछ खाने का मन नहीं करता है, ऐसा लगता है हाइपर एसिडिटी हो रही है। ये सब चीज़ें हैं जो इनिशियल स्टेज में आती है। थोड़ा मैं आगे बढ़ूंगा तो पेशेंट को पेन होना शुरू हो जाता है, एक डल पेन रहेगा नाभि से ऊपर और आपकी जो रिब केज होती है उसके नीचे, वहाँ पे पेन रहना शुरू हो जाएगा। पेशेंट को हल्का हल्का दर्द महसूस होगा, ठीक है, इनडाइजेशन शुरू हो जाएगा। थोड़ी थोड़ी देर में उसको लगेगा कि मेरा पेट खराब हो गया, मेरा पेट खराब हो गया। इससे और बढ़ेंगे तो एक्यूट पेन हो जाता है, एकदम बहुत तेज पेन उठता है। और उससे और आगे जाऊंगा तो पेशेंट कैन प्रेजेंट एज जॉन्डिस, पीलिया हो जाता है पेशेंट। तो ये इस उसमें आपको जो गॉल ब्लैडर डिजीज है वो ऐसे प्रेजेंट करती है। बट आपने बताया कि ये जेनेटिक हो सकती है। जेनेटिक हो सकती है बट जरूरी नहीं। बट पाइल्स और हर्निया जेनेटिक नहीं होती। नहीं, पाइल्स आल्सो कैन रन इन फैमिलीज। अच्छा, ऐसा भी है? पर हर्निया नहीं होता। हर्निया का जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन नहीं है, बट पाइल्स का है, गॉल ब्लैडर स्टोन्स का है, ये सब। अच्छा, और गॉल ब्लैडर स्टोन्स के बारे में जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अभी हमारे पास फर्स्ट एंड लास्ट ऑप्शन, अब मैं अपने वर्ड को पकड़ लेता हूँ, तो सर्जिकल है या नॉन सर्जिकल भी है? नहीं, नॉन सर्जिकल नहीं है गॉल ब्लैडर स्टोन्स में भी। गॉल ब्लैडर स्टोन्स में द ओनली ट्रीटमेंट इज रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर। गॉल ब्लैडर को आपको निकालना पड़ता है। उसमें भी ग्रेड ए बी सी ग्रेड्स नहीं होते, इसमें ग्रेड्स नहीं होते हैं। अब जैसे फॉर एग्जांपल आपकी अपेंडिक्स में इन्फेक्शन हुआ, अपेंडिसाइटिस हुआ, आपने अपेंडिक्स निकलवा दी। उसी तरह गॉल ब्लैडर में जब स्टोन बनते हैं तो जो गॉल ब्लैडर है उसकी जो उसका काम है वो करना बंद कर देता है और वो स्टोन्स प्रोड्यूस करता है। इसका मतलब आपका गॉल ब्लैडर डिजीज है, आपको वो गॉल ब्लैडर निकलवाना पड़ता है। जी। फिर अब बड़ा मतलब एक फनी क्वेश्चन भी है,
मगर मैं क्या करूं, आ जाता है। बिल्कुल। क्योंकि आम आदमी तो ये जानना चाहता है। लोग कहते हैं स्टोन्स होते हैं, स्टोन्स होने लगते हैं या कहीं पर ही पथरी हो जाती है, से बोलते हैं बदले भाई बियर पी लो, और डॉक्टर कहते बियर पियो तो That is a सर, सर ये बात बता दें जरा। दैट इज अ मिथ। तो ये बियर पीने से कोई स्टोन नहीं कम वो नहीं कहते हैं होता, वो निकलते हैं। जौ का पानी होता है, मतलब अब दैट इज अ मिथ, प्लीज। ये मैं यहीं पर इसको बाइक कर देता हूँ। बियर पीने से ना तो आपकी स्टोन की डिजीज का इलाज होता है, ना स्टोन निकलते हैं। मतलब ऐसा कहीं कुछ नहीं है, नहीं, राइट? बिल्कुल नहीं। बट ज्यादा पानी पीने से ज्यादा पानी पीने वो किडनी स्टोन्स के लिए, किडनी स्टोन्स की, दैट इज नॉट फॉर गॉल ब्लैडर स्टोन्स। ओके। ये दोनों बिल्कुल अलग बीमारी है। अच्छा, बीमारियां अलग है, बट स्टोन्स की बात करते हो हमें तो ऐसा लगेगा ना, मैं आम आदमी हूँ, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि स्टोन्स हैं वो तो पत्थर है, तो कहीं पत्थर तो पत्थर है। पर पत्थर वो कहाँ पर है उस पर फर्क पड़ता है। ओके, अगर आपके गॉल ब्लैडर में है, पित्त की थैली में है, तो हाँ। उसका इलाज बिल्कुल अलग है, वो सर्जिकल है। वो सर्जिकल है। और अगर कहीं और है, किडनी में है, ओके, तो अगर छोटी पथरी है 3-4-5 mm की, तो वो हम लोग कुछ दवाइयां आती हैं वो देते हैं, एनकरेज करते हैं कि आप पानी वानी ज्यादा पीजिए ताकि वो फ्लश आउट हो जाए। ओके, पर अगर वो किडनी की तो पानी की जगह तो बियर का ऑप्शन ले वो लेते हैं गलत है, ओके, वो गलत है। ओके, तो और अगर किडनी की पथरी बड़ी है, जी। 6-7 मिलीमीटर से बड़ी हो जाती है, तब हम उसको कहते हैं कि उसे निकलवा दीजिए। निकलवा लें। और आजकल बहुत अच्छे ऑप्शंस अवेलेबल हैं गॉल ब्लैडर के लिए भी। अगेन मैं कहना चाहूंगा कि लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, जो की होल सर्जरी है, 3 छोटे छोटे छेद होते हैं आधे से 1 सेंटीमीटर के बीच में, जिसके थ्रू हम लोग निकाल देते हैं, या फिर रोबोटिक सर्जरी से आप निकलवा सकते हैं। और जो किडनी स्टोन्स हैं उसके लिए आजकल एंडोस्कोपी होती है, जिसमें कोई कट्स नहीं होते, कुछ नहीं होता, ओके, दूरबीन के थ्रू ही किडनी की जो पथरी होती है उसे निकाल दिया जाता है। ओके। अच्छा, जिनकी गॉल ब्लैडर की सर्जरी हो गई है, उसके बाद क्या परेशानियां अमूमन आती हैं? मोस्टली 99% कोई परेशानी नहीं। कोई परेशानी नहीं आती जी। है। होता ये है कि पेशेंट्स ये वो कहते हैं कि मैंने गॉल ब्लैडर की सर्जरी करवाई है और ये हुआ है, पर मेरी गैस बन रही है, ये वो सब हो रहा है। होता ये है कि जो उनकी गॉल ब्लैडर की डिजीज होती है वो लॉन्ग स्टैंडिंग होती है, बहुत लंबे समय तक रहती है। तो हमारे शरीर के अंदर पित्त बनती है, जो हमारे शरीर के अंदर एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज करती है, राइट? ठीक है, ये पित्त आपकी गॉल ब्लैडर में स्टोर होती है, और अगर उसमें वहां पे स्टोन्स हैं तो जो क्वालिटी होती है पित्त की वो खराब हो जाती है, वो जो एसिड है उसे न्यूट्रलाइज नहीं कर पाती ढंग से। जी। जिस कंडीशन में जो हाइपर एसिडिटी होती है, वो जो होती है आपकी जो स्टमक की अंदर की लाइनिंग है उसे खराब कर देती है, जिसकी वजह से वो एसिडिटी वाली फीलिंग सर्जरी के बाद भी बनी रहती है। करेक्ट। तो अगर आप टाइमली इसका इलाज करवाएंगे तो कोई तकलीफ नहीं होती है, यू आर बैक टू नॉर्मल। ओके। कुछ लोग होते हैं, हर एक बॉडी की रिकवरी टाइम अलग होता है, कई लोग महीना लेंगे, 1.5 महीना लेंगे, 2 महीने लेंगे, बट उसके बाद जो जैसे पहले थे आप वैसे शुरू में हम इसीलिए कहते हैं कि थोड़ा खान पान में ध्यान रखिए, ज्यादा तली हुई चीजें, मिर्च मसाले वाली चीजें मत खाइए कुछ टाइम के लिए, उसके बाद यू आर एज गुड एज न्यू। जो खाना है वो खाइए, जो सर मतलब कहीं ना कहीं मैंने थ्रू आउट इतनी देर आपसे बात कर रहा हूं मैं, तो आपकी बातों में ज्यादातर मुझे इस बात का एहसास हुआ कि जो आपकी रोज डेली रूटीन के जो खाने हैं, जो आपकी डाइट है, वो बड़ा इंपॉर्टेंट रोल निभा रही है आपकी बॉडी के साथ जितनी बीमारियां हो रही हैं, जितनी बीमारियों पर हमने इस वक्त डिस्कस किया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो इसीलिए हम लोग कहते हैं हेल्दी लाइफस्टाइल होना चाहिए, हेल्दी डाइट होनी चाहिए। हेल्दी डाइट मीन्स इतना परसेंट कार्बोहाइड्रेट, इतना परसेंट प्रोटीन, इतना परसेंट फैट, इतने परसेंट मल्टीविटामिन एंड न्यूट्रिएंट्स, ये होना चाहिए आपकी डाइट के अंदर। करेक्ट। ठीक है, तो उसके हिसाब से आप ये सब अपना जो बैलेंस डाइट है वो खाइए, बट इसका ये मतलब नहीं है कि आप जंक फूड खाएंगे। सर हमारे हिंदुस्तान में तो जंक फूड की तो लाइन लगी, गलत है। ठीक है, वंस इन अ व्हाइल आपने खा लिया, अपना टेस्ट बदल लिया, ये कर लिया। आप ये थोड़ा है कि आप रोज ही पिज्जा खा रहे हैं, रोज बर्गर खा रहे हैं, रोज आप समोसे खा रहे हैं और ब्रेड पकौड़े खा रहे हैं और तली भुनी चीजें खा रहे हैं। दैट इज नॉट राइट। आवर इंडियन बॉडीज आर नॉट मेंट फॉर दैट। तो हमारी इंडियन बॉडी किसके लिए बनी? हमारी इंडियन बॉडी, आवर इंडियन बॉडीज इज मोर मेंट फॉर वेजिटेरियन फूड रादर देन नॉन वेजिटेरियन फूड, फॉर वन। ओके। इट इज नॉट मेंट फॉर वेरी हाई फैट डाइट। ठीक है, इट शुड हैव अ बैलेंस्ड प्रोटीन डाइट। ओके। बैलेंस्ड का मतलब ये है कि आपके खाने में एटलीस्ट 35 to 40% प्रोटीन होना चाहिए कंपैरिजन में, फॉर अ गुड डाइट टू बी। ठीक है, ये होना चाहिए।
अगर आप सपोज नॉन वेजिटेरियन है, एक अंडा लेते हैं, एक अंडे के अंदर जो है करीबन 8 से 9 ग्राम प्रोटीन जी दिन में। और आपका जो आप अपना नॉर्मल खाना पीना कर रहे हैं वो कीजिए, और आपकी एक नॉर्मल लाइफ है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप मजदूरी का काम कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, जो आजकल हमारी नॉर्मल लाइफस्टाइल है हम्म फॉर सपोज फॉर अ वाइट कॉलर जॉब, राइट आपकी तरह हमारी तरह कह लो, या आईटी प्रोफेशनल्स हो गए, कॉर्पोरेट लोग हो गए, ये सब लोग हो जी गए, हाँ जैसे आपकी लाइफ भी है ऐसा है। तो उस तरीके से मैं जो कहना चाहूंगा, जी तो उसमें आपकी जो होनी चाहिए, यू शुड हैव एटलीस्ट अबाउट 55 to 60% carbohydrates, 35 to 40% of proteins, प्रोटीन्स about 1 to 2% of fats, and rest vitamins and multinutrients. बट सर वो तो उल्टा ही रहा है वो उल्टा है, फैट परसेंटेज सबसे ज्यादा तो वही तो मैं कह रहा हूँ, हमारी कार्ब्स की परसेंटेज उसकी सेकंड नंबर पे इसीलिए आपको स्ट्रेस कर रहा हूँ इस हाँ। बात पे कि हमारी इंडियन बॉडीज इस हिसाब से बनी है। अच्छा अब इंडियन बॉडीज को आपने स्पेसिफिकली बता दिया तो वो बॉडीज जो लोग बर्गर पिज्जा लाइक अगर हम चले जाएं अमेरिका यूरोप इन कंट्रीज में वो वहां की तो ये फूड है वहां का तो वहाँ का फूड है, अब उनका बिल्ड अलग है, हमारा बिल्ड अलग है, बट उनको इन सब चीजों से बीमारियां नहीं होती उनको कम होती हैं, होती हैं हाँ। कम होती हैं, ओके ठीक है, हाँ। ऐसी बात नहीं है। अगर मैं मोटापे की बात करूं तो जितना प्रेवलेंट वो इंडिया में उतना बाहर भी है, करेक्ट एग्जैक्टली ठीक है। तो देयर समथिंग कॉल्ड बेरियाट्रिक सर्जरी जो हम लोग करते हैं, मोटापे की सर्जरी। अच्छा आप मोटापे की भी सर्जरी जी करते हैं बिल्कुल बिल्कुल। तो वो है, उतना वो है, पर वो वहां पे ज्यादा प्रेवलेंट है एज कंपेयर टू इंडियन पॉपुलेशन। ओके मैं ये नहीं कहूंगा कि इंडिया में नहीं है, इंडिया में भी काफी तादाद में है, बट वहां पे प्रेवलेंस ज्यादा है। तो सर बट हैविंग सेड दैट, उनकी लिविंग कंडीशंस अलग है। ओके हम लोग यहाँ पे गर्मी में ज्यादा रहते हैं, ओ उनको ठंड में ज्यादा रहते हैं। उनका बेसिक मेटाबॉलिक रेट जो है, बेसल मेटाबॉलिक रेट इज मच मोर देन आवर बेसल मेटाबॉलिक रेट। उस खाने को पचाने की क्षमता उनमें ज्यादा है, हमें कम है। हमारे में कम है जी क्या बात है मतलब हम इंडियन इतने कमजोर हो गए नहीं, कमजोर नहीं है, मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म कमजोर है कमजोर नहीं है, हमारा मेटाबॉलिक डिफरेंट है। डिफरेंट इट इज नॉट वीक, इट इज Correct. डिफरेंट। करेक्ट और वो इस वजह से हमें थोड़ी सी प्रॉब्लम ज्यादा होती है जो लोग अपनी लाइफ मतलब उसमें रेड मीट्स ज्यादा खा रहे हैं, ठीक है, नॉन वेज ज्यादा रख रहे हैं, तो उनको कई बार देखा गया है कि ये तकलीफें ज्यादा होती ये प्रॉब्लम इस वजह से ज्यादा होती है हैं। एक एग्जांपल दे रहा हूँ, जी हाँ अगर मोटापे की आपने बात करी है तो अब एक और मोटापे को लेकर बहुत बड़ा कंसर्न है पूरी दुनिया में कंसर्न है आपसे ठीक है मोटापे की वजह से सिर्फ एक मोटापा हेल्थ का इशू नहीं है एक बीमारी भी है बीमारी है। मोटापा जिसे हम लोग मॉर्बिड ओबेसिटी कहते हैं, ओबेसिटी कहते हैं, वो एक बीमारी है। ओके उससे आपके शरीर का हर अंग अफेक्ट होता है, ओके ठीक है। मैं आपकी जॉइंट्स की बात करूं तो इफेक्ट होगा। अगर आपका वेट ज्यादा है तो आपके घुटने जवाब दे जाएंगे, जी हाँ ठीक है। कुछ टाइम के बाद आपके घुटने जवाब दे जाएंगे, आपको चलने में दिक्कत होगी, ठीक है। मोटापा ज्यादा है तो यू आर मोर प्रोन कि आपको डायबिटीज होगा। आपकी बॉडी जो इंसुलिन सिक्रीट करती है, ठीक है, वो आपकी बॉडी पे ऑर्गन्स पे एक्ट नहीं कर पाती क्योंकि वहां पे फैट जमा होगा, राइट ठीक है। मोटापा है तो आपको ब्लड प्रेशर होने के चांसेस ज्यादा हो जाएंगे। मोटापा है तो आपका हार्ट वीक हो जाएगा, आपका लिवर वीक हो जाएगा, आपकी किडनीज वीक हो जाएगी। तो वो मोटापा एक ऐसी कंडीशन है जो आपकी बॉडी के हर ऑर्गन पे इफेक्ट करता है, ओ जिसको हम बहुत लाइटली लेते हैं जिनको हम लोग लाइटली लेते हैं। हम दूसरा कोई मोटा इंसान होता है तो उसका मजाक उड़ा लेते हैं, एग्जैक्टली अच्छा मोटापा भी एक जेनेटिक कहीं ना जेनेटिक है, बिल्कुल जेनेटिक है, कहीं ना कहीं जेनेटिक है, और काफी हद तक लाइफस्टाइल है और सर अभी एक कुछ टाइम से तो हम देख रहे हैं कि उसकी सर्जरीज हो रही हैं कि वो जो एक चर्बी का पार्ट है वो निकाल देते हैं वो नहीं। और पेट का जो जी हिस्सा है बेरियाट्रिक सर्जरी जिस छोटा कर देते हैं हाँ, पेट का हिस्सा, आपकी खाने की नली है, जी हाँ वो अंदर आपके पेट में या अमाशय में खुल रही है, जो आगे आगे आपकी आंतों में कंटिन्यू कर रही है, करेक्ट ठीक है। तो जो सर्जरीज हम लोग करते हैं, बेरियाट्रिक सर्जरी जिसे हम लोग कहते हैं, उसके अंदर हम जो पेट का वो अंदर साइज है उसको छोटा कर देते हैं, राइट क्योंकि वो भूख कम लगेगी, भूख कम लगेगी। अंदर और भी कुछ एक हार्मोन्स होते हैं, कुछ एक अंदर हमारे एंडोक्राइन जिसे हम लोग एंजाइम्स कहते हैं जो अंदर होती हैं,
जो आपका खाना पचाती हैं, जी हाँ। जो वो करती हैं, तो वो चीज़ें कम हो जाती हैं, ठीक है? तो उससे क्या होता है कि कुछ हद तक आपका रिस्ट्रिक्शन हो गया जी हाँ। और कुछ हद तक आपका माल एब्जॉर्प्शन हो गया, ठीक है। ठीक है? अब आपने पेट का हिस्सा छोटा कर दिया और एक आंत का बड़ा हिस्सा आपने बाईपास कर दिया, ठीक है। तो उससे आपकी रिस्ट्रिक्शन हो गई। एक तो आपको भूख कम लगेगी, कम लगे। आपका पेट का हिस्सा कम हो गया। भूख कम लगती नहीं है, उल्टा ये होता है कि आप पहले 2 रोटी खाते थे, तो अब एक 1/4 रोटी खा के ही आपके पेट फुल हो जाएगा एकदम। ओह! आपका पेट फुल हो जाएगा तो आपको फिर वो पेट सिग्नल्स भेजेगा दिमाग को कि और नहीं खाना, और नहीं खाना है। तो आपकी रिस्ट्रिक्शन हो गई। उसी तरह से वो खाना जो है वो एक बड़ा हिस्सा आपका आंत का बाईपास हो जाता है, तो उस जगह पे एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगी उस खाने की, एग्ज़ैक्टली। ठीक है? तो वो निकल जाएगा। तो इसका फ्लिप साइड ये है कि आपकी सप्लीमेंट्स जो हैं वो भी एब्जॉर्ब नहीं होते हैं, तो आपको कुछ टाइम के लिए सप्लीमेंट्स खाने पड़ते हैं जब तक आपकी बॉडी यूज्ड टू नहीं हो जाती। प्रोटीन्स खाने पड़ते हैं, एक्स्ट्रा सप्लीमेंट्स, एक्स्ट्रा से विटामिन्स हो गए, जी। मिनरल्स हो गए, ये सब खाने पड़ते हैं शुरू तो सर इसके तो साइड इफ़ेक्ट भी बहुत है। शुरू में अगर आप ध्यान नहीं देंगे तो साइड इफेक्ट्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं। अगर आपकी विटामिन की कमी हो जाती है तो आपके बाल झड़ जाएंगे, आपकी स्किन पे दिक्कत आ जाती है, ये सब होता है। तो हम लोग ये कहते हैं कि अपनी डॉक्टर की, अपनी डाइटिशियन की सुनिए, और जो वो कहते हैं स्ट्रिक्टली उसको फॉलो करेंगे तो कोई भी साइड इफेक्ट नहीं आएगा इससे। ओके। आप उतनी मात्रा में खाना खाइए, आप अपने टाइमली सप्लीमेंट्स लीजिए, आपको बताया है वॉक करिए या एक्सरसाइज करिए, वो सब करेंगे तो जो जितने भी इसके साइड इफेक्ट्स हैं वो नलीफाई हो जाते हैं, ये जिसे कहते हैं मिनिमम हो जाते हैं। बट सर अभी तो हाल-फिलहाल में मैं एक रील भी देख रहा था, तो वहाँ पता चला कि अब इंजेक्शन आ रहे हैं और जी, इंजेक्शन लगाने से आपकी बॉडी का फैट और चर्बी वो बिल्कुल वो जिसे कहते हैं स्टॉप गैप अपीयरेंस है। अब सपोज एक छोटा सा एग्जांपल है, थोड़ी सी कोई ओवरवेट लड़की है, जी हाँ। उसकी शादी होने वाली है, हाँ। तो वो सब ये लोग स्टॉप गैप अरेंजमेंट करते हैं कि हमने उस समय के लिए पतले हो जाए। यू विल टेंड टू गेन दैट फैट बैक, 100% आएगा ही आएगा, 100% कुछ नहीं होता, Right. बट वो आता ही आता है। आता है। दैट फैट विल कम बैक अनटिल अनलेस आप इतने डेडिकेटेड हैं कि आप एक्सरसाइजेस कर रहे हैं, आप अपनी डाइट मेंटेन कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, तो वो हो सकता है ना, ओके। पर जो जिद्दी फैट होता है वो आता ही आता है, बट सर जब तक कि आप अपनी बॉडी का अंदर का सिस्टम चेंज नहीं करें। ओके, तो क्या ये इस तरीके के इंजेक्शन या फिर जो आपने बताया, जो सर्जरी आपने बताई है, जो वो कराने से एक अर्ली एज में, जैसे आपने कहा किसी लड़की की शादी होनी है, वो इस वजह से ये करा लेते हैं, तो क्या उनकी प्रेगनेंसी में कोई नहीं, प्रॉब्लम? बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट अगर, जैसे मैं कह रहा था, अगर कोई मोटी फीमेल है, जी हाँ। इट इज नॉट राइट टू से दीज हाँ। वर्ड्स, बट कहना पड़ रहा है, हाँ हाँ जो थोड़ी सी ओबीज लेडीज होती हैं, हाँ। लड़कियां होती हैं, उनको कंसीव करने में प्रॉब्लम, ओके। ठीक है? एक कंडीशन होती है जिसे हम लोग पीसीओडी कहते हैं, पीसीओडी, राइट। ठीक है? वो कंडीशन होती है, वो उसकी वजह से मोटापा भी होता है, उसकी वजह से कंसीव करना मुश्किल हो जाता है। और ये देखा गया है, जो ये सर्जरी करवाते हैं, जिनका वेट लॉस होता है, उसकी वजह से आगे जो उनके कंसीव करने के चांसेस है वो बहुत बढ़ जाते हैं। बढ़ जाते हैं। जी हाँ जी, ओह, तो मतलब ये कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव साइन है। बिल्कुल। दिस सर्जरी इज अ पॉजिटिव सर्जरी फॉर पीपल हु आर ओबीस। ओके। इट चेंजेस देयर लाइफस्टाइल। तो क्यों ना फिर अपने उससे पहले अपने जो डेली डाइट है उसी के ऊपर कंट्रोल कर लिया जाए। शिराज, मैं बिल्कुल मानता हूँ इस बात का, पर कुछ एक चीजें होती हैं जो आपके बस में नहीं होती हैं। कुछ लोग होते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल, इफ यू क्रॉस, अब आपकी हाइट सपोज है, आपकी हाइट का बंदा, इफ ही क्रॉसेस 100 kgs, राइट। इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर हिम टू लूज वेट बाय ऑल दीज थिंग्स। करेक्ट। अगर आपका आइडियल वेट 70-75 है, 80-85 तक, 90 तक पहुंचे हैं, आप अपनी डाइट जिसे कहते हैं ना, वेरी करके, एक्सरसाइज करके, कुछ ना कुछ करके, आप उसको वापस 70-75 पे आ जाते हैं। बट जहां आपने सेंचुरी मारी, करेक्ट, वहां से वापसी आना बहुत मुश्किल हो जाता है, until unless you take the help of this। और फिर कोई बहुत जबरदस्त डेडिकेशन अपने आप में होनी जरूरी है। बिल्कुल होनी चाहिए। मेरा सबसे इम्पोर्टेंट सवाल ये है कि फैट लॉस करने के लिए आजकल मार्केट में बहुत सारे कैप्सूल भी चल रहे हैं। आपने सुना होगा, जो जिम वाले भी दे देते हैं, ठीक है, कि आपको ये कैप्सूल खाएं, ज्यादा यूरिन Weight पास loss करें, वेट लॉस के लिए करें, तो क्या वो ठीक है, लेना चाहिए?
या फिर बिल्कुल भी नहीं लेने चाहिए, या फिर आप ले सकते हैं मगर किन सिचुएशन में, थोड़ा इसके ऊपर बता दें। ऐसा नहीं है कि आप बिल्कुल नहीं ले सकते, हम्म। आप ले सकते हैं लेकिन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके। ठीक है, क्योंकि इन जो दवाइयां हैं, देखिए मैं एग्जांपल देता हूँ, एक दवाई है सेमीग्लूटाइड जो बेसिकली डायबिटिक पेशेंट्स के लिए आई थी, जी। पर हम उनमें देखा गया कि जो मोटे डायबिटिक पेशेंट्स थे उनको सेमीग्लूटाइड दी गई तो उनका वेट लॉस भी हुआ। तो इसी से इस ड्रग पे और रिसर्च हुई ओके। और ये फिर वेट लॉस के लिए भी मार्केट में लाया गया। लेकिन जो पेशेंट डायबिटिक नहीं है, जिनको ये दी जा रही है दवाई, उनमें साइड इफेक्ट्स काफी। ओ। तो हम लोग कहते हैं कि मिनिमम डोज 3 मिलीग्राम से शुरू कर दो। ओके। है तो आप दवा लीजिए लेकिन अंडर मेडिकल सुपरविजन। ओके। अच्छा सर, क्योंकि मोटापा आज बहुत कॉमन है और इनफैक्ट यूथ में बहुत ज्यादा हो रहा है, बिल्कुल। उसकी क्या कॉमन वजह आपको दिखती है एज ए डॉक्टर, जो आम आदमी को अवॉइड भी करना चाहिए, स्पेशली यूथ को अवॉइड करना चाहिए, सो दैट उनके आगे फ्यूचर के लिए भी बेहतर हो? सबसे बड़ी चीज जो आजकल देखने में आ रही है, लाइफस्टाइल, फूड, लैक ऑफ एक्टिविटी एंड जिसे कहते हैं ना कि टेकिंग थिंग्स फॉर ग्रांटेड। वो चीजें, जो ये एटीट्यूड डेवलप हो रहा है ना, ये एक फैक्टर है जो मोटापे की तरफ जा रहा है। करेक्ट। मोटापा जेनेटिक भी होता है, जो थोड़े बहुत मोटे पेरेंट्स होते हैं उनके बच्चे नॉर्मली देखा जाता है कि वेट पुट ऑन करते हैं। मोटापे के और भी कारण हैं, कुछ डिजीजेज होती हैं जिनकी वजह से मोटापा हो जाता है, जैसे थायराइड, हाइपोथायराइडिज्म होती है, उसकी वजह से मोटापा हो जाता है। करेक्ट। तो और चीज़ें जैसे कि आपका एनवायरमेंटल फैक्टर्स हो गए, उससे फ़र्क पड़ जाता है। लेकिन अगर आप किसी हेल्दी इंडिविजुअल को देखें कि वो वेट गेन करे जा रहा है, तो नॉर्मली जो कॉज होगा वो होगा कि उसकी डाइट ठीक नहीं है। ठीक है, और उसका लाइफस्टाइल खराब है, बिकॉज देयर इज अ लैक ऑफ एक्सरसाइज इन हिज लाइफस्टाइल एंड द जैसे कहते हैं ना कि हर चीज़ को ग्रांटेड लेना कि यार ठीक है, ये तो हो ही जाएगा, ये तो हो ही जाएगा, वो वाला जो माइंडसेट होता है ना, वो ठीक नहीं। क्या मोटापे का नींद से कोई कंसर्न है सर? अमूमन अगर देखा जाए तो डायरेक्ट कंसर्न नहीं होता मोटापे का। ओके। जो लोग जैसे रातों में जागते हैं और नहीं, प्रॉपर उससे- नींद नहीं ले पाते हैं, उससे कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है, बट Okay. हाँ वही लाइफस्टाइल की वाली बात आ गई कि रात को आप जाग रहे हो, तो रात को जाग के कर क्या रहे हो? करेक्ट, खा रहे हो, एग्जैक्टली, बैठे हुए हो, टीवी देख रहे हो और खाए जा रहे हो, चिप्स खा रहे हो, फ्रेंच फ्राइज खा रहे हो, ये सब चीजें खा रहे हो और अनफॉर्चुनेटली उसको बर्न नहीं कर रहे हो। करेक्ट। ये होता है। बट हाँ, मोटापा अगर आ गया है, उसके बाद जो मेन प्रॉब्लम होती है, जिसे हम लोग कहते हैं ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया, वो हो जाता है। ओके। जो क्या होता है कि मोटापे की वजह से आपकी गर्दन होती है छोटी हो जाती है, ओ, और आपका जो टंग है वो फॉल करती है पीछे की तरफ, अच्छा ऐसा भी है? और खराटे आते हैं, ओहो, जोर जोर से खराटे आते हैं। ये भी मोटापे की वजह? मोटापे की वजह से ये हो सकता है। ओके। खराटे आते हैं, उस कंडीशन में हम ऑब्स्ट्रक्टिव स्लीप एपनिया करके कहते हैं, जिसकी इस दौरान क्या होता है कि आपकी जो ब्लड सप्लाई ब्रेन में जा रही होती है वो कट ऑफ हो जाती है। ओह, क्योंकि आप खराटे ले रहे हैं, आपकी टंग फॉल कर रही है, आपका जो सांस लेने की क्षमता है वो कमजोर पड़ जाती है। ओके। तो उसकी वजह से फिर खतरा होने का डर रहता है। वो ज्यादा खतरा भी बन जी जाता है। बिल्कुल। तो सर मैं एक बहुत कॉमन क्वेश्चन पूछूंगा, आपने सारी डिटेलिंग बता दी मुझे, मेडिकली सारी डिटेलिंग बता दी, बट बीइंग अ डॉक्टर आप यूथ को क्या सजेस्ट करेंगे, खास तौर से कि डाइट में इन चीजों को तो आप ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करें, ऐसी कुछ चीजें जो मैं ऐसा कुछ, अगेन दोबारा से मैं इस बात को एम्फसाइज करूंगा शिराज, एवरी इंडिविजुअल इज डिफरेंट। ओके। प्लीज टेलर योर लाइफस्टाइल अकॉर्डिंग टू योर बॉडी। ओके। आप अपनी बॉडी पे, आपकी बॉडी की नीड्स क्या है उसके हिसाब से अपना लाइफस्टाइल बनाइए। फूड कोई खराब नहीं होता? फूड कोई खराब नहीं होता। अच्छा। अगर आप उसको खा सकते हैं, आराम से पचा सकते हैं, तो प्लीज खाइए। ओके। बट अगर वो आपकी बॉडी के लिए अच्छा नहीं है तो उसके लिए नो। वैसे जैसे मैदा जो है वो बड़ा, अगेन वो है जिसे हम लोग कहते हैं ऑल पर्पस फ्लावर। हाँ, मैदा है। हाँ, मैदा अमूमन हम लोगों को नहीं सूट करता है। करेक्ट। ठीक है, बिकॉज उसके अंदर फाइबर कम है, उसकी पचाने की शक्ति हमारे अंदर नहीं है। राइट। और अगर यही बात मैं उनसे कहूँ जो वेस्टर्न वर्ल्ड में रह रहे हैं, वो तो ज्यादा ब्रेड्स ही खाते हैं। एब्सोल्युटली। उनका सिस्टम अलग है, हमारा सिस्टम अलग है। करेक्ट।
तो मतलब कुछ भी खाएं, खाना अच्छा होता है। खाना कोई बुरा नहीं है, एज लॉन्ग एज आप उसको अच्छे से पचा सके, वो आपकी बॉडी को सूट करे। करेक्ट, एग्जैक्टली। अच्छा, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और मैं चाहूंगा कि बड़ा फेयर इसका आंसर भी होना चाहिए डॉक्टर साहब। एक जनरल जो सर्जन होता है वो कितना कमाता है मंथली? वो ट्रेड सीक्रेट है। दिल से वो बताना। नहीं, वो ट्रेड सीक्रेट है। आई थिंक वी शुड नॉट टॉक अबाउट। अच्छा ठीक है, मैं आपकी नहीं पूछ रहा हूँ, आप अपनी मत बताइए। मतलब इतना तो बताएं कि जिनको बहुत से ऐसे लोग हैं जो इंस्पायर होकर, देखिए सर ये भी एक इंस्पिरेशन है। अगर एज अ जनरल सर्जन मैं हाँ। इतना कहना सकता हूँ कि यू कैन लिव अ डिसेंट अपर मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास, अ डिसेंट अपर मिडिल क्लास लाइफस्टाइल यू कैन। सर 7 डिजिट में आ जाता है? 7 डिजिट अभी बात क्या होती है ये बताइए। 7 डिजिट, 6 डिजिट, 5 डिजिट तो बहुत लंबी लंबी डिजिट्स। हाँ, मतलब एक जनरल, मतलब सर शायद बहुत लोगों को मोटिवेशन मिलेगी ना सर, तो ये भी। अगेन वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी डेडिकेशन से काम करते हैं। दैट इज ट्रू फॉर एनी फील्ड। ओके। अगर आप डेडिकेटली काम करेंगे तो ऑब्वियसली तरक्की की सीढ़ियां चढ़ेंगे। जहां जहां आपका काम बोलेगा वहां वहां पैसा आपके पीछे आएगा। ओके। अच्छा ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट सवाल है जो आज, क्योंकि आपने कहा कि आपके दौर में तो शायद नीट एग्जाम नहीं हुआ करते थे, नहीं। मगर आज नीट यूजी या नीट पीजी के एग्जाम्स होते हैं। उन लोगों के लिए और उन यूथ के लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? मैं तो ये कहना चाहूँगा, अगर आप मेडिसिन फील्ड में आना चाहते हैं तो अपना मन पक्का कर लीजिए। यू शुड हैव दैट काइंड ऑफ डेडिकेशन एंड पैशन टू बिकम अ डॉक्टर। राइट। और ये बिल्कुल कहना चाहूँगा, और उन पेरेंट्स को भी कहना चाहूँगा कि प्लीज़ नॉर्मल सोसाइटी नॉर्म्स को देख के अपने बच्चों पे दबाव नहीं डालें कि वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने। और जो बच्चे ये चाहते हैं कि हम डॉक्टर बनना चाहते हैं, तो नीट पीजी हो चाहे यूजी हो चाहे सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम हो, डेडिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट। ओके। ठीक है, इफ यू कैन डिसिप्लिन से आप रह सकें, अपना लाइफस्टाइल कर सकें और डेडिकेटेडली पढ़ाई कर सकें, तो देयर इज नो स्टॉपिंग। ओके। देन क्रैकिंग अ नीट एग्जाम, चाहे वो यूजी पीजी या सुपर स्पेशलिटी का एग्जाम है, इट इज नॉट अ डिफिकल्ट टास्क। कोई ऐसा सर फॉर्मूला जो मतलब बच्चों को मतलब हेल्प कर सके, आपका कोई मशवरा, एक्सपीरियंस कि इस चीज के ऊपर थोड़ा ज्यादा फोकस करो सो दैट यू विल इजीली क्रैक द एग्जाम एज वेल? मतलब ये कोई आपका एक्सपीरियंस बहुत मैटर करता है? देखो, 3 सब्जेक्ट्स मेन होते हैं एग्जाम में, फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी। बायोलॉजी में बॉटनी, जूलॉजी आता था, पर अब बायोलॉजी के नाम से ही आता है। राइट। तो मैं ये कहूँगा कि अगर आप किसी एक सब्जेक्ट में थोड़े से भी लैग करते हैं, तो बाकी अपने दोनों सब्जेक्ट्स को इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि उस सब्जेक्ट में अगर आपके नंबर कम भी आते हैं तो बाकी दोनों सब्जेक्ट्स आपके कवर हो जाए, वो कवर कर लें। तो उस हिसाब से आप अपना जो वो है वो करो। सपोज एग्जाम्पल मैं देता हूँ कि आपका फिजिक्स थोड़ा कमज़ोर है, तो अपना केमिस्ट्री और बायोलॉजी इतना स्ट्रॉन्ग कर लो कि फिजिक्स में अगर आप कम क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करो, राइट, तो वो फिजिक्स और बायोलॉजी और केमिस्ट्री उसको कवर कर, क्योंकि अल्टीमेटली जो टोटल स्कोर है वो काउंट करता है। करेक्ट। अलग अलग स्कोर्स काउंट नहीं करते। एब्सोल्युटली, ये जरूरी है। एंड रीड प्रॉपर बुक्स एंड प्रॉपर नोट्स, दैट इज इम्पोर्टेंट। ये इसका फॉर्मूला है। अच्छा सर, अब जैसे इंडिया में तो आपने बता दिया कि नीट है या पीजी के ये सारे एग्जाम्स आपको क्रैक करने पड़ते हैं, बट बहुत सारे जो बच्चे यहाँ क्रैक नहीं कर पाते हैं वो चले जाते हैं बाहर ये मेडिकल एमबीबीएस की पढ़ाई करने के लिए। तो आपको लगता है कि वो वर्थ है? क्योंकि वहाँ एक तो अब अगर पैसों की बात करें, हाफ ऑफ द मनी, नहीं, मगर इंडिया में उसकी वैल्यू भी नहीं है। इंडिया में उसकी वैल्यू इसलिए नहीं है क्योंकि कुछ हद तक उनका करिकुलम डिफरेंट होता है हमारे से। ओके। ठीक है, तो अगर वो वापस आके इंडिया में प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो एक एग्जाम होता है, जैसे हम लोग फॉरेन मेडिकल ग्रेजुएट एग्जामिनेशन कहते हैं, वो देना होता है उनको। अगर वो क्लियर कर लेंगे तो फिर वो इंडिया में इंटर्नशिप करेंगे, इंडियन स्टैंडर्ड्स के हिसाब से वो सीखेंगे क्या है, उसके आधार पर कर सकते हैं। बेसिक स्टडी रिमेन्स द सेम, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन बॉडी, राइट, इट इज द स्टडी ऑफ ह्यूमन डिजीजेस। वो तो वही रहेगी, चाहे मैं यहाँ पढ़ूँ, चाहे रशिया में पढ़ूँ, चाहे चाइना में पढ़ूँ, चाहे मैं अमेरिका में जाके पढ़ूँ, ह्यूमन बॉडी तो वही रहेगी। करेक्ट। बट हर एक का पढ़ाने का तरीका अलग होता है, करिकुलम अलग होता है। बट सर जब डिग्री लेकर आ रहे हैं वहां से, जब वो एमबीबीएस कंप्लीट करके वहां से एज अ डॉक्टर की डिग्री लेकर यहाँ आते हैं,
तो फिर एग्जाम की क्या जरूरत है, या तो फिर उनकी पढ़ाई में कहीं ना कहीं कमी नहीं, रहती? कमी नहीं है पढ़ाई में, उनका जो स्टाइल है वो अलग है, ओके, डिफरेंट तरीके से पढ़ाया जाता है उनको। तो जो हमको चाहिए, जो जिस तरीके से हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट इज डिफरेंट। ओके, A person who's practicing in US and a person who's practicing in India, they're different ways of practicing. ये होता है। बट बेसिक पढ़ाई तो वही सेम है। बेसिक पढ़ाई तो वही रहेगी। ओके, बाकी ये है कि चाहे वो इंडिया में हो चाहे बाहर में हो, अगर कॉलेज और प्रोफेसर्स ठीक नहीं है तो आप, और जो पढ़ने वाला बच्चा ना हो तो फिर क्या करेगा? वही तो मैं कह रहा हूँ, मैं पेरेंट्स से भी ये रिक्वेस्ट करूंगा कि वो अपने बच्चों को प्लीज पुश नहीं करें। अगर आप उनके बच्चे में वो पैशन है डॉक्टर बनने का, तभी उसको पुश करें। करेक्ट। अच्छा, लास्टली आप हमारे शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे? It's the only one and the best show available. So I will request everyone to please go ahead and listen to all the podcasts and all the shows. थैंक यू सो मच। उम्मीद करता हूँ आपको डॉक्टर अतुल वाधवा की ये जर्नी, स्पेशली बहुत सारे सवाल जिनके जवाब आपको इस पॉडकास्ट में मिले होंगे और आपको पसंद भी आए होंगे, तो वो आपके काम भी आएंगे। तो प्लीज़ इस पॉडकास्ट को ज़रूर शेयर करें, देखें, पसंद करें तो ज़रूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं ज़रूर। इस तरीके के पॉडकास्ट आपके लिए हम आगे भी लेके आते रहेंगे, और प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू सो मच।